जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जी, हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं आपके चैप्टर 6 21 अटेम्प्ट के लिए। लास्ट अटेम्प्ट में हम मैंने चैप्टर 6 का आपको स्कोप बताया था। आपको मैंने इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी कि जिसकी तो हमने डिस्कस किया था कि कौन-कौन सी इनकम्स आपकी इस चैप्टर में कवर होती हैं, कौन-कौन सी इनकम्स आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के अंडर आती हैं। एंड कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो दिखने में तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लगती हैं लेकिन एक्चुअली में वो होती नहीं है, वो और हेड में जाती हैं। तो अगर आप इनकम्स को डिफरेंशिएट करना जानना चाहते हैं कि कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी, तो लेक्चर 1 अपलोडेड है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, आप वो पहले लाजमी देख लें। आज की इस वीडियो में हम एडवांस का डिस्कस करेंगे कि जो हमें जब हम बिल्डिंग कोई हम प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं, उसके अगेंस्ट जो हमें एडवांस मिलता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एडवांस दो तरह के होते हैं, एक होता है एडजस्टेबल एडवांस, एक होता है नॉन एडजस्टेबल एडवांस, जिसको हम सिक्योरिटी भी कहते हैं नॉर्मल टर्म्स के अंदर, जब हम कोई बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहे होते हैं। एंड फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे अगर एक प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग, एक लैंड एक से ज्यादा पर्सन्स की ऑनरशिप में है, तो उस केस में उनकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी का जो रेंट होगा, उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, वो हम देखेंगे। जो जॉइंट ओनर्स वाली बात है वो आपकी बुक में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? पहले बुक में इंक्लूडेड थी, अब इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ये काफ़ी दफ़ा टेस्ट भी हो चुकी है। अभी रिसेंटली ऑटम 20 अटेम्प्ट में भी जॉइंट ओनर्स की जो आपकी इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम, वहाँ पर भी वो क्या हुई है, टेस्ट हुई है। हम पहले डिस्कस करते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांस को। जी, एडवांस हमारे पास 2 तरह का हो सकता है, ठीक है ना? आपके पास जो पहली टाइप हो सकती है, एक तरह का हो सकता है, वो होता है एडजस्टेबल एडवांस। अब एडजस्टेबल एडवांस क्या होता है, पहले वो देखते हैं। ये मैं नॉर्मली होता रहता है कि अगर आपने एक बिल्डिंग रेंट पर ले रहे हैं, तो आपका जो लैंडलॉर्ड है, वो आपसे जनाब मुझे 3 मंथ का रेंट आप एडवांस में दे दें। अब मैं आज अगर एक बिल्डिंग रेंट पर लेता हूँ 5 नवंबर को, मैं अगर 3 मंथ का रेंट एडवांस में दे देता हूँ। अब मैं 3 मंथ का रेंट एडवांस में दे रहा हूँ। तो मेरा नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का जो है 2021 का मैं रेंट एडवांस में दे रहा हूँ। ये मैं फिर 3 मंथ फर्दर आगे रेंट पे नहीं करूँगा, ये एडजस्टेबल रेंट है। तो एडजस्टेबल जो एडवांस होते हैं वो आपकी नॉर्मली इनकम का पार्ट बनते हैं, वो आपकी रेंट इनकम होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है। जो मेन चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो आपका है नॉन एडजस्टेबल एडवांस, जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। ये हमारा एडजस्टेबल नहीं होता। जब मैं बिल्डिंग रेंट पर ले रहा होता हूँ, तो मेरा जो लैंडलॉर्ड होता है कहता है जनाब आपका मंथली रेंट तो इतना है, लेकिन आप मुझे 2 मंथ के रेंट के इक्वल एक एडवांस में एक सिक्योरिटी टाइप मेरे पास डिपॉज़िट करवा दें, मुझे अभी एडवांस में दे दें। जब आप इस बिल्डिंग को, इस लैंड को छोड़ेंगे, जब हमारा एग्रीमेंट खत्म होगा, तो मैं ये सिक्योरिटी, ये एडवांस आपको रिफंड कर दूँगा। अब उसका क्या ट्रीटमेंट हो, एक्चुअली में क्योंकि ये मेरी, अगर मैंने रेंट पर एक बिल्डिंग दी है और मैंने एक मंथली रेंट ले रहा हूँ, वो मेरी रेंट रेंट इनकम है, उस पर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, वो मेरी इनकम है, मैं मानता हूँ। अगर मैंने अपने कस्टमर से सिक्योरिटी ली है, एक नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया है, एक रिफंडेबल एडवांस दिया है, लिया है, अब वो मेरी, क्योंकि मैंने बाद में रिफंड कर देना है 5 सालों के बाद, साल के बाद, 6 साल के बाद, जब भी वो बिल्डिंग खाली करेगा, मेरी इनकम नहीं बननी चाहिए थी, मेरी इनकम एक्चुअली में मेरी इनकम है भी नहीं। और ये कैपिटल रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट वैसे भी इनकम नहीं होती। लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि कैपिटल रिसीट नॉर्मल केसेस में हमारी इनकम नहीं होती। लेकिन हाँ, जहाँ पर लॉ ने आपकी कैपिटल रिसीट को आपकी इनकम बना दिया है, तब वो आपकी इनकम। तो लॉ कहता है कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस को आप अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे, लेकिन सारी की सारी नहीं। कितनी पार्ट बनानी है?
देखते हैं। ये पहले देखते हैं कि वेयर द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव्स एन एडवांस which is not adjustable against rent, the whole of advance shall be treated as rent chargeable to tax under the income from property in the year of receipt and following 9 tax year in equal proportion. Is that 10? फॉर एग्जाम्पल जहां पर वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, हम उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। वो कह रहा है कि जनाब जो मैं जिस साल में मैं नॉन एडजस्टेबल एडवांस रिसीव करूंगा, जो मैं सिक्योरिटी जिस साल में रिसीव करूंगा, मैं उस सिक्योरिटी को 10 सालों में इक्वली क्या करूंगा, अपनी इनकम का पार्ट बनाऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि आज नवंबर टैक्स ईयर 2021 में मुझे सिक्योरिटी जो मिली है वो मिली है 5 मिलियन रुपीस, ठीक है। वो कहता है कि जब मैं अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूंगा, इससे पहले गलत हो गए, ये पहले अगर लिख की तो सी एंटर हुआ है मेरा, आप भी गलत लिखे करें, आपका भी सी एंटर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरा जो मंथली रेंट है ये नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी है, तो मेरा जो मंथली रेंट है वो है 2 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। अब मैंने क्या करनी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मैं अमाउंट अमाउंट लिख देता हूँ। पहला आ गया रेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैंने जो एग्रीमेंट किया है वो जुलाई 1 पर किया है, ठीक है ना, जैसे जुलाई 2020 पर किया है, इसलिए मेरा रेंट इनकम कितनी मंथ की बनेगी, 12 मंथ की पूरे बनेगी। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 12, मेरी जो अमाउंट बनती है वो बनती है 24 लाख रुपए एग्जैक्ट रेंट। अब मैंने क्या करना है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस, उसके बारे में लॉ क्या कह रहा है, चलें देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में लॉ कह रहा है कि जनाब जिस साल आपको रेंट रिसीव होगा, आपने उस एडवांस नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट को 10 सालों तक इक्वली, मतलब हर साल उसका 10th पार्ट आपने क्या करना है, अपनी इनकम का पार्ट बनाना है। वो कैसे बनाना है, चलें देखते हैं। 5 मिलियन डिवाइडेड बाई 10, ठीक हो गया। अब मैं अपने यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, ये मेरा डिवाइडेड बाई 10 मेरा 5 लाख रुपए। जब मैं ये मेरी वर्किंग की है 2021 की, टैक्स ईयर 2021, ठीक है। अब फिर अगर मैं नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करता हूँ, टैक्स ईयर 2020 की, ये 10 साल के बाद जाकर मेरी ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरा जो एडवांस होगा, जब मेरे सारे का सारा एडवांस टैक्स हो जाएगा, तो फिर मैं फर्दर इस पर टैक्स पे नहीं करूंगा। मेरी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनती है 2021 की, वो बनती है 29 लाख रुपए इनकम फ्रॉम, ये कितनी बन गई है, 29 लाख रुपए। ये है आपका नॉन एडजस्टेबल एडवांस का ट्रीटमेंट। ये तो है कि जिस साल आपका कस्टमर आया है, उसने आपको सिक्योरिटी दी है, आपने उस नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी को 10 इक्वल पार्ट्स में हर साल क्या करवाना है, टैक्स करवाना है। नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर भी अगर मैं सेम ये एग्जांपल लूं, उसमें हो सकता है कि मेरा पर मंथ रेंट मैंने बढ़ा दिया, उस साल के बाद मैं कहता हूँ कि मेरा रेंट मंथली रेंट होगी 2,20,000 रुपए, इसलिए मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2,20,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन जो मेरा नॉन एडजस्टेबल एडवांस का जो मेरा जो प्रोपोर्शन है, तो मैंने सिक्योरिटी 5 मिलियन ली हुई है, मैंने वो 10 साल तक इक्वली क्या करनी है, टैक्स करवानी है। अब हम इसी एग्जांपल को आगे आगे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम बुक में से पढ़ लें कि आगे वो क्या कह रहा है। ये तो है कि एडवांस, एक कस्टमर आया, उसने एडवांस दिया और मैंने नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी को इस तरह से टैक्स करवाया।
जब कस्टमर वापस जाएगा, जब मैं उसको सिक्योरिटी वापस करूंगा, क्या तब क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, सच नॉन एडजस्टेबल एडवांस शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर जिस साल, अगर मैं कहता हूं कि 2022 में वो बंदा प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया है, तो जिस साल वो पर्सन छोड़ के जाएगा, मैं कहता हूं कि टैक्स ईयर 2022 के अंदर वो पर्सन मार्च 2022 में छोड़कर चला गया है, मार्च 2022 में वो पर्सन छोड़कर चला गया है। अब मेरे यहाँ पर मंथ बनते हैं, वो बनते हैं 9। ठीक है, क्योंकि जनवरी जुलाई 21 से लेकर मार्च 22 तक, और ये भी बनेंगे 9। मेरा रेंट इतना आ जाएगा, 9 मंथ की इनकम। तो लॉ कहता है कि जिस साल आपका कस्टमर आपकी प्रॉपर्टी छोड़कर चला जाएगा, जिस साल के अंदर, उस टैक्स ईयर में आप अपना नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी एडवांस की इनकम पोर्शन टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। चलिए अब इसको आप पढ़ते हैं। जी, हमारे पास यहाँ पर जी बात हो गई। अब हम देखते हैं कि इफ एडवांस इज रिफंडेड इन एनी ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 years, such advance shall not be included in the income from the tax year in which it is refunded or thereafter। क्योंकि अब वो चला गया है, इसके बाद वाले ईयर में तो मैं इंक्लूड करूंगा ही नहीं। तो वो कह रहे हैं जिस साल में आप छोड़कर गए हैं, उस साल भी आपने क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आगे वो बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर 2000 मार्च 2022 में जो मेरे पास कस्टमर था वो छोड़कर चला गया, और मार्च 2022 में ही एक न्यू पर्सन आया, वो कहता है कि जनाब मुझे आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर लेनी है। मैं कहता हूं कि ठीक है जनाब, आप आ जाएं, और आपको जो मंथली मैं रेंट पे करता हूं, मैं न्यू एग्जांपल बनाता हूं। ओल्ड टेनेंट मंथली रेंट था, ये ओल्ड टेनेंट के डाटा पहले मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये टैक्स ईयर 2021। ठीक है, हम क्योंकि टैक्स 2021 की वर्किंग कर रहे हैं, अभी वो ले रहे हैं। मंथली रेंट था मेरा 2,20,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, जो सिक्योरिटी थी, जिसको हम नॉन रिफंडेबल एडवांस कहते हैं, नॉन एडजस्टेबल एडवांस कहते हैं, वो थी 5 मिलियन। सेम ऊपर वाली एग्जांपल मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था डिड इन टैक्स ईयर 2018, मतलब 28 टैक्स ईयर 18, टैक्स ईयर 19, टैक्स ईयर 20। अब टैक्स ईयर 2021 है, ये चौथा साल है। हम 3 साल इसका 10% क्या कर चुके होंगे, अपनी इनकम का पार्ट बना चुके होंगे। ठीक है, अब जिसने मार्च 2021 में वेकेटेड द बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा ओल्ड टेनेंट था। अब हम आते हैं न्यू टेनेंट पे, उसका डाटा मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। उसने मुझे मार्च 21 में ज्वाइन किया। रेंट मेरा कितना था, 2,50,000 पर मंथ। ठीक है, और मेरी उसे जो मैंने सिक्योरिटी ली थी वो थी 4 मिलियन। अब मैंने क्या करनी है, रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर टैपूर। ठीक है,
यहाँ पर डाटा किसका है, मतलब मैं कहता हूँ मेरा अपना डाटा है। अब हम बुक में से एक चीज पढ़ते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगी। वो कह रहा है आफ्टर वैकेंसी, अब 2021 में मार्च में वैकेंसी हो गई मेरी एग्जांपल में। इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अगेन अगेंस्ट एन अदर नॉन एडजस्टेबल एडवांस। अब जिस साल में एडवांस आता है, अब मैंने इस साल में इस 5 मिलियन का तो कुछ भी ऐड नहीं करना अपनी इनकम में, लेकिन जिस साल एडवांस आता है, अब 4 मिलियन का एडवांस इस साल आया है, इसका मैंने कुछ अपनी इनकम में ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है, चलें देखते हैं। न्यू एडवांस less the portion of previous advance already charged to tax. New advance 4 million less portion of previous advance already charged to tax. ये तो प्रीवियस एडवांस कितना था, 5 मिलियन था। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मैंने प्रीवियस एडवांस से कितना अमाउंट ऑलरेडी चार्ज कर दिया है टैक्स पे, मतलब अपने इनकम का पार्ट बना चुका हूं। कैसे, मैंने जितना भी यहाँ पर ये बताया है, ये देखें। एग्रीमेंट की डेट क्या है, एग्रीमेंट कब हमारा स्टार्ट हुआ, 2018 में। मैंने 2018 के टैक्स ईयर में ये 5 मिलियन का एडवांस लिया था, तो मैंने टैक्स ईयर 18 में 5 लाख ऐड किया होगा, टैक्स ईयर 19 में 5 लाख ऐड किया होगा, और टैक्स ईयर 2020 में मैंने 5 लाख ऐड किया होगा। अब मैंने किस तरह इसकी टैक्सेशन करनी है, देखते हैं, समझें, फिलहाल स्टेटमेंट को समझें। शैल बी चार्जेबल इक्वली इन 10 years, मतलब ये जो मुझे एडवांस रिसीव हुआ 4 मिलियन, इसमें से मैं 15 लाख लेस कर दूंगा, मेरे पास बच जाएगा 25 लाख रुपए। अब 25 लाख को मैं 10 इक्वल जीयर्स पे क्या करूंगा, अपनी इनकम का पार्ट बनाऊंगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके एग्जांपल को, यहां से सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, पहले रेंट मेरा पार्ट बनेगा। दो रेंट है मेरे पास यहाँ पर इस दफा। पहला रेंट है 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर है 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक होगी, मैंने नया एग्रीमेंट मेरा हुआ था। ये मेरे पास बनेगा 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9, एंड फिर मेरे पास नीचे आएगा 2 लाख, ये 2,25,000 है, सॉरी 2,20,000। ये मेरा बन गया रेंट। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या बनता है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस। उसका क्या करना है, मुझे अमाउंट कितनी है, 4 मिलियन इस साल जो मुझे रिसीव हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस करूंगा ऑलरेडी चार्ज। कैसे करूंगा, अब देखें, मैंने पिछले एडवांस में से 5 मिलियन का 10% हर 3 साल क्या किया हुआ है, पे किया हुआ है। अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं लिखूं, इधर मैं लिख लेता हूं, 5 मिलियन का 10th पार्ट मेरे पास 1 साल की अमाउंट आ जाएगी। इसको मैंने क्या किया, 3 साल क्या किया, अपने इनकम में चार्ज किया, तो मेरे पास यहाँ पर जो अमाउंट बनेगी देख लेते हैं। ये बनती है 15 लाख रुपए। लॉ कहता है कि आपने क्या करना है, आपने इस अमाउंट को लेस करना है, और इस नेट अमाउंट में से, अब हम जहां पर पहुंच गए हैं, देखिए दोबारा बुक में आते हैं। न्यू एडवांस लेस द पोर्शन ऑफ प्रीवियस एडवांस ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स, मैंने 25 लाख कैलकुलेट कर लिया है। शेल बी चार्जेबल इक्वली इन 10 टैक्स ईयर्स, तो मैंने अब क्या करना है, इस 25 लाख का भी क्या करना है, 10th पार्ट जो बनेगा मेरा इस 25 लाख का, 10, 2,50,000 रुपए मैं क्या करूंगा, अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पर इनकम मेरी कितनी बन गई, 29,80,000 रुपए मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गई। तो मैं क्या करूंगा, अपनी यहाँ पर इनकम में ऐड कर दूंगा। इसमें मैंने क्या करना है, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, टैक्सेबल इनकम भी कह सकता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी।
इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। जी आपका सोल्यूशन था, जी आपका ट्रीटमेंट था एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल, एडवांस का। अब हम आते हैं अपनी इनकम फ्रॉम जॉइंट ऑनर्स। अब आपके पास ऑनर्स दो तरह के हो सकते हैं। ऑनरशिप में लाजमी नहीं है कि दो इंडिविजुअली ऑनर हो। कंपनी भी आपको पता है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी ऑनर हो सकता है। हमारे पास ऑनर कंपनी भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। एक कंपनी और एक पार्टनरशिप मिलकर भी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं एंड उसको फर्दर रेंट पर दे सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि दो इंडिविजुअली क्या हो, ऑनर हो। मल्टीपल ऑनरशिप में कंपनी और कंपनी भी हो सकती है, कंपनी एंड इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी एंड पार्टनरशिप भी हो सकती है, इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप भी हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर पहला केस क्या है कि अगर उनकी ऑनरशिप आप आइडेंटिफाइबल है, सर्टनेबल है, तो उस केस में लेट सपोज एक बिल्डिंग, एक प्रॉपर्टी है जिसमें मिस्टर ए है, कंपनी ए लिमिटेड है एंड मिस्टर सी है, ये बी लिमिटेड कर लेते हैं। उसमें ए की ऑनरशिप है 50%, बी की ऑनरशिप है 30% एंड सी की ऑनरशिप है 20%। यहाँ पर ये सर्टनेबल है। उस वजह में कहते हैं कि जो भी रेंट होगा, हम कहते हैं कि उस बिल्डिंग का रेंट है टोटल 6 मिलियन एनुअली, एनुअल रेंट है। वो लॉ कहता है कि अगर इस केस में अगर आपकी जो ऑनरशिप आइडेंटिफाइबल है, तो आपने क्या करना है, हर पर्सन अपने पोर्शन को अपनी इनकम में ऐड करेगा। ये बनती है 30 लाख रुपए, 50%। ठीक है। और 18 लाख बनती है बी लिमिटेड का 30%, और जिसका जो पोर्शन बनती है वो बनती है ये। टोटल बन गया मेरा रेंट 6 मिलियन रुपीस। तो लॉ कहता है कि अगर आपकी ऑनरशिप आइडेंटिफाइबल है, तो उस केस में आपने प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनल बेसिस पे आपने क्या करनी है, उस रेंट को एलोकेट करना है एंड ईच ऑनर विल पे टैक्स ऑन सच इनकम एज पर देयर एप्लीकेबल रेट। जो बी लिमिटेड है उसकी इनकम फ्रॉम अपनी कंपनी अपना सेपरेट टैक्स पे करेगी, अपनी इनकम को पार्ट बनाएगी और उस पर 29% टैक्स पे करेगी। सी में लिमिट सी पर्सन अपनी इनकम में ऐड करेगा, अपनी रिटर्न में टैक्स जमा करवाएगा एंड ए अपनी रिटर्न में टैक्स जमा करवाएगा। एंड दूसरे में कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी, मतलब मल्टीपल ऑनरशिप विद शेयर्स नॉट इंडिविजुअली असर्टेनेबल। अब हमारे पास ऑनरशिप तो तीन बंदों की है, लेकिन शेयर असर्टेनेबल नहीं है। तो लॉ कहता है कि उस केस में आप इस प्रॉपर्टी को एज ए एओपी, एज ए पार्टनरशिप कंसिडर करेंगे एंड वो उस पर कोलेक्टिवली 6 मिलियन पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, जो एओपी पर रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। और रेट टैक्स पे करने के बाद वापस में डिवाइड करें। इसको पढ़ लेते हैं। Where any property chargeable under Section 15 is owned by two or more persons and their respective shares in that property are not definite and ascertainable, the property will be considered as AOP partnership and taxable income and tax payable thereon will be computed as per the principle of taxation for AOP. AOP की रेट्स हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे कि AOP और इंडिविजुअल नॉर्मल रेट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर AOP चाहे तो उसको अपनी नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में टैक्स करवा सकती है। अगर वो टैक्सेबल रिजीम में टैक्स नहीं करवाना चाहती, तो उस पर जो टैक्स रेट्स होंगे इंडिविजुअल एंड एओपी के, तो वो इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स पे कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आपका रेंट 6 मिलियन एक्सीड कर रहा है, 6 मिलियन बट डज नॉट, अब यहाँ पर 6 मिलियन तक है, ये देखें, वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड्स 4 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन, तो 6 मिलियन पर टैक्स आपका बनता है 11,10,000 रुपए बनता है। 11,10,000 पे टैक्स पे करने के बाद जो नेट अमाउंट बनेगी, यहाँ पर अगर मैं टैक्स की बात करूं, तो यहाँ पर टैक्स है 11,10,000 रुपए। जो नेट रेंट बचेगा वो आपस में क्या कर लेंगे, वो डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या था, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, एंड हमने क्या डिस्कस किया है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।